नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक विषय भूगोल के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। भूगोल का पहला चैप्टर है और ये पहले चैप्टर की दूसरी वीडियो है। अभी तक हम जो पढ़े उसके आगे अगली हेडिंग से यहाँ शुरुआत करते हैं। जो अगली हेडिंग है उसका नाम है भू संसाधन। भू संसाधन भू संसाधन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि हम जो है अपने जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, हम पृथ्वी पे रहते हैं और भूमि पे ही रहते हैं और क्या करते हैं, वो सारे क्रियाकलाप जो है भूमि पे ही करते हैं। तो क्या होता है कि हमारे लिए भूमि एक बहुत प्राकृतिक जो है बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। तो इसके लिए जो है क्या करना चाहिए, इसे हमें सही रूप से उपयोग करना चाहिए, जिससे कि ये भूमि सही रूप से हमें भविष्य में, अभी तो वर्तमान में हमें भी काम करे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रहे। इस तरह देखते हैं, अगर भूमि के बारे में और डिटेल से जानते हैं क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, कितनी कितनी मात्रा में किस किस टाइप की भूमि में जो है जगहें पाई जाती हैं, वो सब यहाँ डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ क्या है कि जो भूमि है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन और मानव जीवन और तथा आर्थिक क्रियाकलाप तथा संचार व्यवस्थाएं सब किस पे आधारित हैं, भूमि पे ही आधारित हैं। जैसे देखेंगे कि प्राकृतिक जो भी वनस्पति हैं वो भूमि पे होती हैं। मानव वन्य जीवन सब भूमि पे ही डिपेंड है। इसी तरह देखेंगे मानव जीवन वो भी भूमि पे ही डिपेंड है। जमीन नहीं रहेगी तो कहाँ कोई रह सकता है, नहीं रह सकता। और जो भी आर्थिक क्रियाकलाप हैं, परिवहन है, संचार व्यवस्थाएं सब भूमि पर ही आधारित हैं। भूमि नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो अनाज नहीं होगा, खाने के लिए नहीं होगा। उस तरह की बहुत सारी दिक्कतें हो जा सकती हैं। मतलब भूमि हमारे लिए बहुत प्राकृतिक संसाधन, बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके बाद बात करते हैं हम कि भूमि जो भूमि है, भूमि में किस किस तरह की जगहें पाई जाती हैं और कितनी मात्रा में कैसे पाई जाती हैं, उसके बारे में हम विस्तार से है जो है यहाँ देखेंगे कि तो जो मैदान के क्षेत्र है भारत की, यहाँ हम पर्टिकुलर भारत की बात करते हैं कि भारत देश में कैसी भूमि पाई जा रही है। तो भारत देश की बात करें तो यहाँ पे क्या है, भारत में जो भूमि है, मैदान जो यहाँ पे है 43% है। 43% में यहाँ देखेंगे कि जो इसमें सबसे ज़्यादा जो मैदान क्षेत्र किसके लिए उपयोगी है, जैसे कि कृषि के लिए, उद्योग के लिए और रेलवे नेटवर्क बिछाना बहुत उसमें आसान होता है। तो इस तरह की क्या है वो मुख्यतः देखेंगे तो जो मैदान भागी है उसमें क्या है, कृषि और उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए वो जो है उसमें उद्योग लगाए जा सकते हैं, आसानी से कृषि की जा सकती है। इस तरह की जो है अच्छाइयाँ होती हैं। पर्वत की बात करेंगे, पर्वत भारत में जो है 30% पाए जाते हैं लगभग। उसमें जो है जो पर्वत हैं वो पर्यटन के लिए बहुत जो है आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वो यानी कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे पर्यटक आ सकते हैं। और इसके बाद जो है पर्वत जो है बारहमासी नदियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। कहने का मतलब वहाँ से जो भी ग्लेशियर होते हैं, पिघलते हैं, वो नदियों से हमेशा 12 महीने चलती रहती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा जो है अपना रोल प्ले करते हैं देश को आगे बढ़ाने में, क्योंकि वही उन्हीं नदियों के द्वारा जो पानी लाया जाता है वो क्या होता है कि सिंचाई में और विभिन्न तरह में उपयोग किया जाता है, जो कि बहुत जो है भौम जल भी उससे बहुत मेंटेन रहता है। इस तरह की कई उसके जो है लाभ मिलते हैं जो नदियाँ बहती हैं। इसके बाद देखेंगे पठार है, 27% है। पठार देखेंगे 27% लगभग पाए जाते हैं भारत में। वो पठारों का भी बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ भले ही बहुत अच्छे से खेती नहीं की जा सकती, लेकिन वो क्या है, खनिज और जीवाश्म ईंधन और इस तरह के मिनरल्स के बहुत सारी चीज़ों के क्या है, बहुत जो है धनी स्रोतों के रूप में पाए जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो है ये सब सारी चीज़ें, जैसे मैदान है, मैदान में खनिज नहीं पाए जा रहे हैं तो वहाँ पे जो है पठारों में पाए जा रहे हैं। तो इस तरह सबका अपना अपना एक योगदान है। ये बहुत अच्छी बात है कि भारत में हर तरह की भूमि पाई जाती है। और क्या है कि यहाँ पे हर अलग अलग भूमि की कंडीशन के ही वजह से क्या है, यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जा रही हैं कि मिनरल्स भी मिल जा रहे हैं। कहीं पे अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग तरह की फसलें उगाई जा सकती हैं। इस तरह की कई चीज़ें होती हैं जो उगाई जा रही हैं। तो मैदान का भी अपना बहुत बड़ा योगदान है कि जो है सभी लोगों के लिए जो है खाद्यान्न की पूर्ति कर पाता है। तो इसके बाद देखेंगे कि भूमि उपयोग के बारे में। अभी तो हम जाने कि भूमि कैसे किस प्रकार की पाई जा रही है। अब देखेंगे कि भूमि उपयोग क्या है। भू उपयोग की बात करेंगे, अगली हेडिंग है। भू उपयोग को देखेंगे कि इसमें क्या है कि वन के, पहली बात तो देखेंगे कि भूमि जो है कृषि वन के लिए जो है उसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि भूमि भूमि नहीं होगी तो वन नहीं होंगे। तो मतलब कहने का मतलब भूमि का उपयोग क्या होता है, भूमि में ही वन रहते हैं। और इसके बाद देखेंगे तो कृषि के लिए बात देखेंगे तो कृषि के लिए उन जो है कि बहुत से देखेंगे कि उपलब्ध जो है कृषि की भूमि तो बहुत रहती है, लेकिन वो जो है कृषि के लिए क्या है, अनुपलब्ध है। अनुपलब्ध मतलब कि वहाँ पे बंजर भूमि है, बंजर भूमि या
कृषि अयोग्य भूमि उसे कहा जाएगा, मतलब कृषि की योग्य नहीं है। जैसे देखेंगे कि बहुत सी जगहों पे सड़क बन जा रहा है, बहुत सी जगहों पर इमारतें बन जा रही हैं, बहुत सी जगहों पे उद्योग लग जा रहे हैं, तो वहाँ पे कृषि संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि एक बार बन जाने के बाद सड़क, उसमें कृषि नहीं की जा सकती है। इस तरह की बहुत सी कृषि अयोग्य भूमि भी बहुत जो है सड़क बनाने में, रेलवे बनाने में और जो है इमारतें बनाने में वो चली जा रही है, जो कि जनसंख्या की पूर्ति के लिए जरूरी है कि वो आने जाने के लिए सड़क चाहिए, रहने के लिए आवास चाहिए। और इसके बाद इसी तरह देखेंगे कि जो है बहुत सी भूमि ऐसी रहती है जो बंजर रहती है, जहाँ पे खेती करने के लिए जो है कंडीशन नहीं रहती, ना सॉइल उतनी अच्छी रहती, तो वहाँ भी खेती नहीं हो पाती, वो कृषि अयोग्य भूमि रहती है। कृषि जो है भूमि तो रहती है। तो और देखेंगे कि जैसे वन जहाँ है वहाँ पे भी कृषि नहीं की जा सकती, मतलब अलग अलग तरह इसमें हम जानेंगे किस किस तरह की जमीन होती है और किस किस तरह उनका उपयोग किया जा रहा है। और देखेंगे प्रति भूमि के अतिरिक्त कृषि अयोग्य भूमि, मतलब कि बहुत सी भूमि होती है प्रति होती है, लेकिन कुछ ऐसी भूमि होती है जो कि प्रति के अलावा भी कृषि अयोग्य भूमि होती है। पहले देखिए वन में भी नहीं कृषि की जा सकती, फिर यहाँ सड़क इमारतें उद्योग में भी कृषि नहीं की जा सकती, जहाँ बनाए या बंजर भूमि है वहाँ भी कृषि नहीं की जा सकती। तीसरी एक कंडीशन आती है जो कृषि अयोग्य भूमि होती है, लेकिन वो प्रति भूमि के अतिरिक्त होती है। वो कैसे होती है कि स्थायी चारागाहों, वृक्षों और वृक्ष फसलों जो होती हैं वहाँ पे भी कृषि नहीं की जा सकती। जो स्थायी चारागाह है वो चारागाह के लिए उपयोग की जा रही भूमि, तो वहाँ पे क्या है खेती नहीं होती, तो वो भी कृषि अयोग के रूप में आएगी, प्रति भूमि के अतिरिक्त भूमि आएगी के रूप में आएगी। ये क्या है 5 वर्ष से अधिक खेती ना की गई हुई इसे कृषि योग्य बंजर भूमि भी कहा जाता है। जो 5 वर्ष से जहाँ पे खेती ना की गई हो ऐसी भूमि को कृषि अयोग्य बंजर भूमि भी कहा जाता है। यहाँ पे क्या है कि ये भी खेती के लिए, यहाँ भी खेती नहीं की जाती है। और अगली चौथी बात देखेंगे कि हम क्या है प्रति भूमि के दो रूप में देखेंगे, तो इसमें क्या है वर्तमान प्रति और पुरातन प्रति, दो रूप में प्रति के रूप में देखेंगे कि प्रति किस तरह की प्रति, एक वर्तमान प्रति होती है, एक पुरातन प्रति, मतलब कि एक जो बहुत समय से जो है प्रति पड़ी रहती है जिसमें खेती नहीं की जाती है। एक पुरातन प्रति मतलब कि जो बहुत पहले समय से जो है प्रति जमीन पड़ी रहती है जिसमें खेती नहीं होती है। उस पुरातन प्रति में देखेंगे कि क्या है 1 से 5 वर्ष से एक साल से लेकर 5 वर्ष तक के बीच में जो है खेती ना की गई हो ऐसी भूमि को बोलेंगे पुरातन प्रति। जो वर्तमान प्रति के रूप में 1 वर्ष से खेती न की गई हो, 1 वर्ष से न खेती की गई हो, लगभग 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम के रूप में बीच में खेती न की गई हो, पुरातन जो है पुरातन नहीं सॉरी वर्तमान प्रति कहिएगा। पुरातन प्रति 1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में जो है जिस जमीन का जो है कृषि के रूप में उपयोग न किया गया हो ऐसी भूमि को पुरातन प्रति कहेंगे। आगे देखेंगे शुद्ध बोया गया क्षेत्र या निवल बोया गया क्षेत्र। इसमें देखेंगे कि 1 वर्ष में 1 से अधिक फसलें जहाँ पे उगाई जाती हैं वो शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहा जाएगा। ये तो अभी हम लिखे, इसमें आपको बताया कि कैसे कैसे भूमि का उपयोग करते हैं, जैसे वन के रूप में, कृषि के लिए, सड़क के लिए, बंजर भूमि, और इसके बाद देखेंगे प्रति भूमि होती है, प्रति में पुरातन प्रति, नवीन प्रति। भूमि के अतिरिक्त भी कई क्षेत्र होते हैं, जैसे कि इसमें देखें कि इमारत जो है वृक्ष चारागाह, स्थायी चारागाह हो जाते हैं। ये भी यहाँ पे भी खेती करना संभव नहीं रहता कि खेती की जा सके। आगे आते हैं हम इसी चैप्टर की बात करेंगे। अगली हेडिंग है भारत में भू उपयोग। भारत में भू उपयोग की बात करेंगे तो कैसे, यानी अभी तो हम देख रहे हैं भू उपयोग बात की कैसे कैसे भूमि का उपयोग किया जाता है। ये तो अभी जनरल बात यहाँ पे हम बताएं आपको कि एक भूमि का उपयोग हो जाएगा वन में उपयोग हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है जो कृषि के लिए उपलब्ध होती है, ये भूमि ऐसी होती है बंजर होती है या तो कृषि अयोग्य होती है, जैसे सड़क, इमारत, उद्योग बना लेते। ये जनरल भूमि के बारे में बात कर रहे हैं। स्थायी चारागाह की बात करेंगे कि कृषि अयोग्य भूमि होती है और इसमें क्या है स्थायी चारागाह वृक्ष और वृक्ष फसलों उगाई जाती है। और 5 वर्ष से इसमें क्या है अधिक से खेती ना की गई हो इस कृषि योग अयोग्य बंजर भूमि कही जाएगी। तीसरी क्या है प्रति पुरातन प्रति, ठीक है, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। ये क्या है कि भूमि उपयोग बताएं कि कैसे भूमि का उपयोग हो रहा है या होता है। अब बात कर रहे हैं कि भारत में भूमि कैसे उपयोग हो रहा है, उसका प्रारूप कैसे है। अगर भारत में भूमि की बात कर रहे हैं कि भारत की क्या कंडीशन है, उसमें क्या है निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं भारत के, जो जैसे कि उस जमीन का कैसे उपयोग किया जा सके उसका जो है निर्धारित करने वाले जो तत्व हो रहे हैं भूमि उपयोग का, वो भौतिक कारक के रूप में देखेंगे। तो इसमें जैसे भू आकृतिक, जलवायु और मृदा के प्रकार। मृदा के प्रकार की बात करें, भू आकृति की बात करेंगे कि मृदा के प्रकार कैसे हैं। भू आकृति, अब भू आकृति बात करेंगे जहाँ पे पठार है, पर्वत है, क्या वहाँ खेती की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। इसी तरह बात करेंगे कि जलवायु की बात करेंगे। अगर देखा जाए तो क्या उत्तर प्रदेश में जो है जैसे कि दक्षिण भारत में है मसाले को जो है
जो है पैदा किए जा सकते हैं, काजू है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं मसाले की जो वहाँ के दक्षिण भारत में ज़्यादा होती हैं, केरल में ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह जो है क्या यूपी में काफ़ी उगाई जा सकती है? नहीं उगाई जा सकती। कहने का मतलब कि जलवायु भूमि पहली बात तो मृदा के उसमें बहुत कृषि के लिए जो है अपना रोल अदा करती है। उसके साथ साथ जलवायु का भी बहुत बड़ा योगदान है कि अगर जलवायु नहीं होगा तो वो उस कंडीशन में वो दूसरी फसल भी वैसी नहीं हो सकती जो जैसे साउथ में हो रही। उनके लिए क्या यूपी में सेब उगाया जा सकता है? तो ये सब चीज़ें क्या है, जलवायु पर डिपेंड करती हैं कि वहाँ की जलवायु कैसे है, सॉयल कैसे है, वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगली बात करते हैं मृदा के प्रकार भी इसमें क्या है, एक भौतिक कारक भू आकृति और जलवायु और मृदा के प्रकार क्या होते हैं, ये भौतिक कारक हैं जिनसे निर्धारित करते हैं कि भूमि का किस रूप में उपयोग किया जा सकता है। आगे बात करेंगे, जैसे यहाँ पे है गेहूँ है, धान है, इस तरह की सारी चीज़ें बहुत जो है आसानी से इजिली जो है पैदा किया जा सकता है। वहीं पे पहाड़ों पे बात की जाए तो क्या हर तरह की उस तरह खेती की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। इसलिए क्या है, भौतिक कारक बहुत जिम्मेदार होते हैं क्या, कि भूमि का उपयोग किस रूप में किया जा सके। बात करेंगे हम मानवीय कारक। मानवीय कारक में बात करेंगे तो भौतिक अभी आप देख चुके हैं, भू आकृति, जलवायु और मृदा डिपेंड करती है। मानवीय कारक जनसंख्या घनत्व और प्रौद्योगिकी, परंपराएं, संस्कृति, ये सब डिपेंड करती है कि मानवीय कारक हैं जो भूमि को प्रभावित करते हैं कि किस तरह पे वहाँ पे, जैसे जनसंख्या घनत्व है, प्रौद्योगिकी कैसी है, वो सब सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और इसके बाद जैसे कि वहाँ की परंपराएं क्या है, संस्कृति क्या है, वो भी वहाँ पे भूमि उपयोग को जो है डिपेंड करती हैं कि वहाँ पे क्या सारी चीज़ें हैं, कंडीशन कैसी है, कैसे जनसंख्या घनत्व है, उसके आधार पर जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वहाँ पे अनाज की डिमांड बहुत होगी, वहाँ पे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा वो उसका भूमि का उपयोग करने की कोशिश करेंगे, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है अनाज पैदा करने की कोशिश करेंगे, और चाहे उसमें जितना खाद डालना पड़े और सब इस तरह की चीज़ें डिपेंड करती हैं। जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या नहीं है या कंडीशन नहीं, वहाँ पे उतना ज़्यादा जो है उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नहीं परेशान रहते कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है हो सके। कहने मतलब कि जनसंख्या होगी, डिमांड पूरा करने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाएगा चाहे जहाँ पे हो। तो ये जो है क्या, जनसंख्या घनत्व भी बहुत डिपेंड करता है कि अगर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है तो वहाँ पे अनाज की ज़्यादा ज़रूरत होगी, वहाँ पे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होगी, खाने वाली वस्तुओं का। तो वहाँ पे क्या है, उसके उत्पादन करने की जो है उसमें जो है लोगों की जो है सोच में आ जाएगा कि नहीं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पैदा करनी चाहिए क्योंकि लोगों की पूर्ति हो सके जिससे। और भारत की बात करेंगे तो इसमें जो भारत का पूरा क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत का क्षेत्रफल है। और इसमें देखेंगे कि जो पूरी भारत के क्षेत्र है उसमें जो है क्या है कि जो भूमि के आंकड़े हो अभी तक क्या है कि उसमें देखा गया है कि 93% आंकड़े ही जो है क्या है कि मिल सके हैं पूरे भारत के, जो भूमि है कैसे क्या उपयोग हो रहा है उस तरह के 93% भूमि का जो है आंकड़े मिल सके हैं। उसमें कहाँ के नहीं मिल पाया, जो पाक अधिकृत क्षेत्र है और जम्मू कश्मीर का, और जो है चीन अधिकृत जो क्षेत्र चला गया है उस क्षेत्र का डाटा नहीं मिल पाया है कि, यानी डाटा नहीं है कि क्या है, इसीलिए कहा गया है कि 93% भूमि का जो है आंकड़े मिल चुके हैं कि किस रूप में कैसी भूमि का उपयोग किया जा रहा है। और देखेंगे कि जो खेती होती है वो 54% खेती होती है, और 54% खेती में देखेंगे कि जो पंजाब जो पूरे एवरेज लिया गया है उसमें ये दिखाया गया है कि लगभग पूरी भूमि का 54% पर खेती होती है। लेकिन वहीं पे देखेंगे जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो उस क्षेत्र में आप देखेंगे क्या है कि पंजाब हरियाणा में 80% खेती होती है, जो भी जमीन है उसका 80% उपयोग होता है खेती में। लेकिन वहीं पे देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान, ये इन सब जगहों पे क्या है, जो भी क्षेत्र है उससे 10% जो है क्या है, 10% भूमि पर केवल खेती होती है जो वहाँ पे भूमि इन राज्यों में उपलब्ध है। तो क्या होता है कि वहाँ पे कंडीशन और सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं जिसकी वजह से, जैसे पंजाब हरियाणा है, ये सब यूपी है, ये सब क्या है मैदानी क्षेत्र का आता है। मैदानी क्षेत्र की बात करेंगे तो उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा और भूमि बहुत उपजाऊ होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे खेती करने लायक कंडीशन होती है जिसके वजह से यहाँ पे ज़्यादा जो है ज़मीन पर क्या है खेती होती है, मतलब कि 80% इसलिए बताया गया है। और बात करते हैं कि जो भी भारत की कंडीशन है उसमें जो है 1992 में राष्ट्रीय वन नीति है, उसमें जो है देखा गया है कि जो वन आच्छादित क्षेत्र है वो जो है 33% क्षेत्र है जो भारत के लिए बताया गया है। और इसमें देखेंगे कि जो गैर कृषि भूमि है भारत की, गैर कृषि भूमि में देखेंगे कि बंजर, मरुस्थल, रेल, सड़क, लाइन और बस्ती, उद्योग और जो है कि संरक्षण की अवहेलना की यहाँ पे की यही है। कहने का मतलब कि कोई संरक्षण नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का यहाँ पे हर देखेंगे, चाहे
बंजर मरुस्थल, सड़क, रेल लाइन, बस्ती, उद्योग, ये सब सारी चीज़ें क्या है, इनमें क्या है, संरक्षण की अवहेलना की गई है, इन्हें ध्यान नहीं दिया गया है। जितना ज़्यादा हो सका है उतना ज़्यादा उपयोग किया गया है भूमि का। भूमि को जो है ध्यान न रखते हुए सिर्फ अपने विकास की ओर जो है ध्यान दिया गया है, जिसके वजह से क्या हो गया है कि भूमि का निम्नीकरण हो गया है। और देखेंगे कि इसका संरक्षण के भी अब उपाय किए जा रहे हैं कि इसको बचाया जा सके, संरक्षण किया जा सके। रीजन क्या है कि हम संरक्षण जो है इसका भूमि का निम्नीकरण हो गया है, इसके बारे में हम ये अगली हेडिंग में जाते हैं कि निम्नीकरण कैसे हो गया है, उसका संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं। संरक्षण की बात करेंगे तो जैसे भूमि है, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। भूमि निम्नीकरण संरक्षण के उपाय इसलिए जरूरी है कि इसमें देखेंगे कि जो भूमि है, हम जो भूमि उपयोग कर रहे हैं ये हमें अपने पूर्वजों से मिली है, और जो भूमि है जिसका हम आज वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी बची रहने देना है। उसके लिए क्या है कि भूमि का सही रूप से उपयोग किया जा सके, निम्नीकरण से बचाया जा सके, और इसके कोई संरक्षण की जो भी अब जब जितना निम्नीकरण हो चुका है उसे कम किया जा सके, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा भूमि का संरक्षण किया जा सके। ये जरूरी है कि भविष्य के लोगों के लिए इसे सही रूप से बचाए रखना। बात करेंगे कि भारत की जो भूमि है ये जो मुख्यतः जो है मनुष्य की ज़रूरतें हैं वो लगभग 95% चीज़ें भूमि से ही जो है पूर्ति हो पाती है। आवश्यकताओं की देखेंगे क्या, भूमि से ही अनाज पैदा किया जाता है, भूमि से सारी चीज़ें सब्जियां हैं, और जो है भूमि में ही सारे जो है यातायात साधन चल रहे हैं मोस्टली। और देखेंगे कि भूमि के ही से ही जो भी खनिज हैं, जीवाश्म ईंधन हैं, वो भी सारे निकाले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब हम भूमि से बहुत ज़्यादा मात्रा में जुड़े हुए हैं और इससे हम दूर नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें क्या है, भूमि को बचाना बहुत जरूरी है। जो निम्नीकरण हो रहा है, जो भूमि कमियां हो रही हैं, जो कमी बढ़ रही है, उसको क्या है घटाना चाहिए। इसमें अगर देखेंगे कि जो वर्तमान में कंडीशन है भारत की, वो 13 करोड़ जो है भूमि क्या हो चुकी है, वर्तमान में पूरी तरह से निम्नीकृत हो चुकी है, उसमें जो है कमी आ गई है। देखेंगे 13 करोड़ जो है निम्नीकृत कैसे हो गई है, जो इसमें अगर और देखेंगे कैसे क्या कंडीशन है निम्नीकरण में 13 करोड़ में, तो इसमें देखेंगे 28% जो है वन है, भारत की भूमि की बात करेंगे, और क्या है 56% जल अपर्दित जो है, जल अपर्दित तो क्षेत्र हो चुका है, जल से कटाव से और सारी चीज़ों से वो क्या है नुकसान हो गया है। और जो शेष क्षेत्र है उसको क्या है, या तो क्षारीय हो गया है वो, या तो सॉइल जो है जो भी मिट्टी है वो थोड़ी हो गई है। और बात करेंगे वनोन्मूलन की बात करेंगे, जैसे वनोन्मूलन है और अतिपशुचारण है, खनन है, इनके द्वारा भी क्या है भूमि का निम्नीकरण हो चुका है। कैसे हो चुका है इसको भी जानिए। क्या है कि देखेंगे कि जो वन है, वन धीरे धीरे क्या है इसमें क्या बता रहे हैं, वनोन्मूलन, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वनों सफा किया जा रहा है, काटा जा रहा है, रेल लाइन बिछाने के लिए, सड़क के लिए। और देखेंगे कि इसमें जो है अति पशुचारण हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को पाला जा रहा है, उनको छोड़ दिया जा रहा है, कोई उसको सही रूप से उनके चारे की व्यवस्था नहीं हो पा रही, उसमें बहुत क्षेत्र जो है क्या हो रहा है निम्नीकरण हो रहा है। और बहुत से ज़्यादा जो है खाद और सारी चीज़ें डालने पे क्या हो रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, जिससे ज़्यादा, और खनन में बहुत ज़्यादा जो है मिट्टी को खुला ऐसे छोड़ दिया जा रहा है, तो दिक्कतें हो रही हैं, इससे निम्नीकरण हो रहा है। आगे देखेंगे हम कि खनन के रूप में देखेंगे जैसे एमपी है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा है, और यहाँ पे क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा खनन किया जाता है, फिर खनन के बाद उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है, वहाँ पे मलबा होता है और गहरी खाइयाँ होती हैं, जो कि बहुत नुकसानदेह है पर्यावरण के लिए। कहने की बात देखेंगे कि वो खुला छोड़ दिया जा रहा है, वो भी क्या है निम्नीकृत का एक रूप है। अति पशुचारण के रूप में देखेंगे जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में यहाँ अति पशुचारण से बहुत भूमि निम्नीकृत हो रही है। और इसके बाद देखेंगे कि अधिक सिंचाई के रूप में देखेंगे जैसे पंजाब हरियाणा में देखेंगे कि 80% यहाँ बताएं हम आपको कि 80% से अधिक भूमि पे क्या है खेती हो रही। तो यहाँ पे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा भौमजल का उपयोग किया जा रहा है, इससे भौमजल में भी दिक्कत हो रही है। और इसके साथ साथ देखेंगे कि जो मिट्टी है उसमें जो जल अवधारण क्षमता है वो भी कमी आ रही है। और इसके साथ देखेंगे कि जो इस अधिक सिंचाई में पश्चिमी यूपी का भी क्षेत्र आ जाता है, और ये इसके बाद अधिक सिंचित भूमि से जो है बहुत जो है सिंचाई करने से ज़्यादा से ज़्यादा फसलों उगाने से उस मिट्टी का क्या कमी आती है कि उसमें जो है वो मिट्टी बाद में क्षारीय और लवणीय हो जा रही है, जिसकी वजह से वो भी मिट्टी की जो है उपजाऊपन खत्म हो जाती है। सीमेंट उद्योग की बात करेंगे, सीमेंट उद्योग जो है जब ये होता है कि वो सीमेंट उद्योग जहाँ लगाया जाता है वो पिसाई होती है पत्थरों की, वैसे जो है क्या होता है कि वायुमंडल में बहुत ज़्यादा मात्रा में धूल उड़ती है। उसके बाद फिर देखेंगे जो धूल उड़ती है वो जाके कहीं ना कहीं बैठती होगी ज़मीन में, बैठने के बाद वो क्या है कि जो जल अवधारण क्षमता होती है मिट्टी की वो धीरे धीरे कम हो जाती है, जिससे कि उसकी जो है जल सोखने की क्षमता अगर कम हो जाएगी तो मिट्टी में स्वाभाविक सी बात है उसके गुण में कमी आ जाएगी।
भूमि निम्नीकरण जो समस्याएं हैं उनको कैसे हम दूर किया जा सकता है, अगर इस बात पे आप गौर करें। अभी तो बता रहे हैं कि क्या क्या यानी निम्नीकरण हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब बात करें भूमि निम्नीकरण समस्याओं के उपाय के बारे में। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा वन रोपण किया जाए, वन लगाया जाए, और जो है जो चारागाह है उनको क्या है, चारागाह का उचित प्रबंध किया जाए जिससे कि उससे निम्नीकरण न हो सके। रक्षा मेखला बनाया जा सके, जहाँ पे तेज हवाएं चलती हैं, मिट्टी कटाव को रोकने के लिए रक्षा मेखला एक लाइन में पेड़ लगाए जा सके। और जहाँ पे जो है टीले हैं, वो जो है कटीली झाड़ियाँ लगाई जाएँ, जो जहाँ पे पथरीला या कहने मतलब कि जहाँ पे पानी कमी है उस तरह के एरिया है, वहाँ पे मिट्टी कटाव के लिए क्या है, कटीली झाड़ियाँ रुकाया जाए, जिस कटीली झाड़ियाँ लगाई जाए। खनन नियंत्रण क्षेत्र है, जहाँ पे खनन नियंत्रण क्षेत्र में भी कुछ ऐसी चीज़ें की जाए जिससे कि वहाँ पे निम्नलिखितों से उसे बचाया जा सके। औद्योगिक क्षेत्र की बात करेंगे, जो जल होता है वो ऐसे डायरेक्टली देखा जाए तो आज ये जो है जल प्रदूषण बहुत ज़्यादा समस्या बना हुआ है। तो उसमें औद्योगिक जो जल होता है उसको परिष्कृत करने के बाद विसर्जित करके भूमि में जो है उसको भूमि और जल प्रदूषण को कम किया जा सकता है। क्योंकि जल प्रदूषण होता है उससे मृदा भी दूषित होती है और जल भी दूषित होता है अगर बिना परिष्कृत जल को छोड़ दिया जाता है। तो ये जो अभी तक हम आपको बताए हैं ये संसाधन एवं विकास चैप्टर पार्ट पहला जो है भूगोल का, उसका जो है दूसरी वीडियो है। इसके बाद हम आपको जो है तीसरी वीडियो में जो है मृदा संसाधन से पूरा मृदा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। आशा करते हैं हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।